Good morning, class. In the previous class, I had completed the topic leverage theory as well as numerical, both. Now, in this video, I am going to start the last topic of your syllabus, that is the introduction of derivatives. I had already discussed the Indian financial system and all other topics, that is in your unit 5. The only topic which is remaining, that is introduction of derivatives. Now, first of all, you have to understand what is meant by derivatives. Derivatives simply called as a financial instrument. Derivatives आपका कहलाता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा आपका डिपेंडेंट किस पे है, एक अंडरलाइंग एसेट पे है. डेरिवेटिव्स को अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो डेरिवेटिव्स कहलाता है टू डिराइव समथिंग. कोई भी चीज़ जो आपकी डिराइव हो रही है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. तो ये भी आपका ओवरऑल कवर करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को. अब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके कोई भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, जैसे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं. तो कोई भी आपका अंडरलाइंग एसेट अगर अवेलेबल है तो उसकी जो वैल्यू आप डिराइव करते हो, दैट इज़ कॉल्ड दी डेरिवेटिव. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. चलिए नोट्स के बेस पे अब देखते हैं. A derivative is a financial instrument whose value is derived from the value of another asset which is known as the underlying. Derivatives क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम वैल्यू डिराइव करते हैं किसी भी एसेट की, जो कि अंडरलाइंग एसेट है. वो एसेट आपके लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी पोर्टफोलियो हो सकता है. इसके अलावा आपका कोई भी फिजिकल एसेट जो आपने परचेज सेल किया है, तो जो वैल्यू उसकी डिराइव हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी डेरिवेटिव्स. इसी को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं. व्हेन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग चेंजेस, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव आल्सो चेंजेस. और जब किसी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होती है तो प्राइस के चेंज होने के साथ ही डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी वो एक अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंडेंट है. तो अंडरलाइंग एसेट की अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा. अ डेरिवेटिव इज़ नॉट अ प्रोडक्ट. ये कोई प्रोडक्ट नहीं है. ये क्या है? एक अंडरलाइंग एसेट. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है टू और मोर देन टू पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एसेट के बेसिस पे जब हम उसकी वैल्यू को डिराइव करते हैं कि परचेजर सेलर दोनों ही उस प्रोडक्ट में किसी एक वैल्यू पे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए किसी एक फ्यूचर डेट पे तैयार हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यू दोनों पर्टिकुलर पार्टीज़ ने डिसाइड किया है वो आपकी कहलाएगी सिंपल टर्म में डेरिवेटिव्स. यहाँ पे हमने वैल्यू को डिराइव कर दिया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, द वैल्यू ऑफ अ गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, दैट इज गोल्ड. अगर हमें गोल्ड की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव करनी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आज से जो हम प्राइस फिक्स करेंगे फ्यूचर में ऑपरेट किया जाएगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है? एक अंडरलाइंग एसेट की, यानी गोल्ड की. कि गोल्ड का हमें एक्सचेंज करना है तो गोल्ड की फ्यूचर वैल्यू हमें डिसाइड करनी है. तो यहाँ पे आपके लिए गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किस पे डिपेंडेंट होगा? डिराइव कहाँ पे होगा? एक अंडरलाइंग एसेट पे. वो अंडरलाइंग एसेट आपका कहलाएगा गोल्ड. बिना गोल्ड के अंडरलाइंग एसेट नहीं हो सकता. यानी गोल्ड आपका अंडरलाइंग एसेट है और बिना गोल्ड के आप वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते. तो आई थिंक डेरिवेटिव्स क्या है समझ में आ गया होगा. डेरिवेटिव्स की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. डेरिवेटिव्स का सिंपल मतलब ये समझिए कि टू डिराइव समथिंग, किसी भी अंडरलाइंग एसेट, कोई भी एसेट जिसका आप एक्सचेंज कर रहे हो, जब उसकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है, यानी उस वैल्यू को डेवलप किया जाता है, उस वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स. आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी. चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं. ट्रेडर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट. अब डेरिवेटिव्स की बात करें, डेरिवेटिव्स आपका कोई भी एसेट अवेलेबल हो सकता है, जिसमें आपका स्टॉक मार्केट के भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट के भी प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सब कंबाइंड लेवल पे आपके लिए क्या है? डेरिवेटिव्स मार्केट. तो इसमें आपके डिफरेंट ट्रेडर्स, यानी जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं. इसमें आपके बेसिकली 3 डिफरेंट ट्रेडर्स इन्वॉल्व किए गए हैं. पहला है हेजर. हेजर मीन्स a person or group of persons or organization who can hedge risk. हेजर का काम होता है रिस्क को रिड्यूस करना. ठीक, चलिए देखते हैं. A hedger is someone who faces risk associated with price movement of an asset. जब कोई एसेट आपका मूव करता है
यानी इसके बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट होती है, तो उसकी प्राइसेस में भी चेंज आते हैं। तो प्राइस जो चेंज हो रही है, ये प्राइस आपका चेंज होने का मतलब है कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होना। तो एक हेजर कौन होता है? एक हेजर वो है जो रिस्क को एसोसिएट करता है, यानी फेस करता है जो रिस्क आपका जनरेट हो रहा है मूवमेंट में एसेट के, तो वहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट है उसके अगेंस्ट में जो रिस्क है, उस रिस्क को एट लास्ट फेस करता है। एंड यूजर्स डिराइव्स एज मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, और एट लास्ट वो डेरिवेटिव्स के अंदर उसका काम क्या है? रिस्क को रिड्यूस करना। कि पार्टीज के बिहाफ पे जो भी प्राइस एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, तो जो प्राइस मूवमेंट आपकी एग्जिस्ट कर रही है एसेट्स के मूवमेंट पे, तो वहाँ पे जो रिस्क आपका डिराइव हो रहा है, उस रिस्क को जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम हेजर कहते हैं। हेजर कौन होता है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, स्पेकुलेटर। आप लोग पढ़ भी चुके हो। स्पेकुलेटर का काम क्या है? जो बिना पैसा लगाए मार्केट में प्राइसिंग को फ्लक्चुएशंस में इन्वॉल्व कराता है। तो किसी भी तरह की मार्केट हो, चाहे वो आपकी स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, हर जगह पे आपके स्पेकुलेटर अवेलेबल होते हैं। तो स्पेकुलेटर वो है जो फ्यूचर की मार्केट को चेंज करता है और फ्यूचर में प्रॉफिट को जनरेट कराता है। चलिए देखते हैं। अ ट्रेडर हु एंटर द फ्यूचर मार्केट फॉर परसुएट ऑफ प्रॉफिट। एक ऐसा ट्रेडर जो फ्यूचर मार्केट यानी आज से फ्यूचर में जो ट्रेडिंग करना चाहता है और मार्केट से वो परस्यू क्या करता है? प्रॉफिट। क्योंकि मार्केट को वो फ्लक्चुएट करता है, तो फ्लक्चुएशंस के बिहाफ पे उसे क्या चाहिए? मार्केट से प्रॉफिट। एक्सेप्टिंग रिस्क इन दी एंडेव्योर। एक्सेप्टिंग रिस्क, अपने एंडेव्योर मतलब जो डिफरेंट वो एफर्ट कर रहा है, अपने एफर्ट से वो एक्सेप्ट करता है रिस्क को और उस रिस्क के बिहाफ पे वो प्रॉफिट जनरेट कराता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में हमेशा एक स्पेकुलेटर को प्रॉफिट ही हो, लेकिन जो एफर्ट वो करता है, उस एफर्ट के बिहाफ पे जितना वो रिस्क ले रहा है, उस रिस्क के बेसिस पे उसका टारगेट होता है कि वो प्रॉफिट को जनरेट करा सके। आई थिंक स्पेकुलेटर भी समझ में आ गया होगा सबको। आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड डेप्थ टू द मार्केट। मार्केट में अप्स एंड डाउन जब आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी भी ये प्रोवाइड कर रहा है। लिक्विडिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये भी प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ मार्केट में डेप्थ, यानी परचेजर सेलर को जब मार्केट में मूवमेंट दिखेगा, तो वहाँ पे मार्केट में डेप्थ भी जनरेट होगा, एक इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाने को तैयार रहेगा। तो ये काम होता है स्पेकुलेटर में। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में स्पेकुलेटर भी एज अ ट्रेडर एग्जिस्ट करता है। थर्ड कैटेगरी, दैट इज द आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर एक सिंपल टर्म में समझिए, एक ऐसा ट्रेडर जो दो या दो से ज़्यादा मार्केट में अपनी ट्रेडिंग करता है, और ये नॉर्मली हमेशा प्रॉफिट में एग्जिस्ट करता है। जैसे स्टॉक है जो बीएसई और एनएसई दोनों मार्केट में फ्लोट कर रहा है, तो एक साथ वो दोनों मार्केट में एंटर करेगा, और जिस मार्केट में प्राइस कम होगी उस मार्केट से वो परचेज करेगा और दूसरी मार्केट में वो सेल आउट कर देगा। जैसे हम रिलायंस ले लें, तो रिलायंस आपकी डोमेस्टिक कंपनी भी है और डोमेस्टिक मल्टीनेशनल कंपनी भी है। तो ये आपके सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मार्केट में इसकी कंपनी के शेयर्स आपके फ्लोट करते हैं। मान लीजिए सेंसेक्स यानी बीएसई मार्केट में शेयर की वैल्यू कम है और निफ्टी मार्केट में शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो बीएसई मार्केट से उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदेगा और एनएसई मार्केट में उसको सेल आउट कर देगा। तो इससे उसको बेनिफिट क्या हुआ कि वो मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक से ज़्यादा मार्केट में उसकी ट्रेडिंग एग्जिस्ट कर रही है। चलिए आर्बिट्रेजर देखते हैं। अ पर्सन हु साइमल्टेनियसली एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस इन टू और मोर मार्केट्स। अभी मैंने बताया कि ये ऐसा पर्सन है जो एक साथ दो या दो से ज़्यादा मार्केट में अपने ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्राइसेस इन दीज। तो जो डिस्क्रिपेंसी यानी जो दोनों में वेरिएशन है दो या दो ज़्यादा मार्केट में, उसके वो डिफरेंस से प्रॉफिट जनरेट कर सके। आर्बिट्रेज इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम रिलेटिव मिस प्राइसिंग। आर्बिट्रेज का काम क्या है? प्रॉफिट को जनरेट करना। किस बेसिस पे? जो मिस प्राइसिंग है, यानी जो दो या दो से ज़्यादा मार्केट में अलग अलग जो प्राइस है, तो जहाँ पे प्राइस कम है वहाँ से खरीदा जाए और जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे सेल आउट किया जाए। तो इसके बेस पे वो क्या जनरेट करने को तैयार रहता है? प्रॉफिट। आर्बिट्रेजर्स ऑल्सो हेल्प टू मेक मार्केट्स लिक्विड। आर्बिट्रेजर यहाँ पे हमेशा मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने में आपका, क्योंकि लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट से बाइंग हो रही है, दूसरे मार्केट में सेलिंग हो रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है। इंश्योर एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग। मार्केट में जो एक्यूरेट प्राइस है, जो यूनिफॉर्म प्राइसेस हैं,
वो कहीं ना कहीं वो इंश्योर करता है कि एक मार्केट में प्राइस कम, दूसरे में ज़्यादा, तो वहाँ कहाँ पे प्राइसिंग कम है, कहाँ पे प्राइसिंग ज़्यादा है, ये वो ईजिली आसानी से डिटरमाइन करने में कैपेबल होता है। तो आर्बिट्रेजर का काम क्या है? एक मार्केट में चीज़ों को परचेज करके दूसरी मार्केट में सेल आउट करना, जिसके बिहाफ पे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करा सके एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। और एक मार्केट से उसने खरीदा, दूसरे मार्केट में सेल आउट किया, तो अगर सेम मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहा होता तब तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते। एक मार्केट में परचेज किया, दूसरे मार्केट में सेल आउट कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट की वो स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर पा रहा है। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट प्राइस यूनिफॉर्मिटी एंड डिस्कवरी। आर्बिट्रेजर बेसिकली हेल्प भी करता है प्राइस की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना और नई नई प्राइसेस को डिस्कवर करना। किस फॉर्मेट पे? अगर किसी एक मार्केट में वो कॉन्टिन्यूटी में से परचेजिंग ऑपरेट करेगा, तो परचेजिंग का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर स्टॉक की शॉर्टेज मार्केट में क्रिएट हो गई। जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक की शॉर्टेज मार्केट में होगी, तो वहाँ पे उसकी प्राइसेस क्या होंगी? प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे नई नई प्राइसेस को डिस्कवर करना, ये भी उसके लिए पॉसिबल है, और साथ में प्राइस की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना। तो ये आपके डिफरेंट ट्रेडर्स थे डेरिवेटिव्स मार्केट के। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उनके ट्रेडर्स कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए अगली मार्केट की बात करते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट, दैट इज OTC मार्केट। ओवर द काउंटर का मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग म्यूचुअल कंसेंट पे किसी डिसीजन को ऑपरेट कर लें, यानी मार्केट से अलग हटके। आप जैसे मान लीजिए आपको रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, तो मार्केट में रेफ्रिजरेटर की मान लीजिए कॉस्ट है 15,000 रुपीज़, तो कोई भी जो परचेजर जाएगा उसको वो रेफ्रिजरेटर 15,000 में ही मिलेगा। जो सेलर है वो आपका रिलेटिव है या आपके कांटेक्ट में रेगुलर रहता है, तो उसने आपको एक स्पेशल प्राइस ऑफर कर दिया 12,000। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप एज अ परचेजर सेलर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट इन्वॉल्व हुआ, और म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे एक नया एग्रीमेंट जनरेट हो गया कि ओवर द काउंटर यानी कॉमन मार्केट से अलग हट करके एक न्यू नॉर्म्स प्रिपेयर किए गए और वहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर 12,000 पे सेल आउट कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कंटेंट पे ध्यान देते हैं। ओवर द काउंटर दैट इज OTC और ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग is to trade financial instruments such as stock, bond, commodities or derivative directly between two parties without going through an exchange or other intermediary। तो यहाँ पे आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ सकता है। स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज या डेरिवेटिव्स यानी कोई भी अंडरलाइंग एसेट जिसको आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, दो पार्टी के बीच में एक्सचेंज किया जा रहा है, जहां पे आपको किसी भी पर्टिकुलर इंटरमीडियरी या आपको किसी भी स्टैंडर्डाइज ऑफिशियल मार्केट की ज़रूरत नहीं है। तो दो लोगों ने जब आपस के म्यूचुअल कंसेंट पे मार्केट से अलग हट करके किसी ट्रांजैक्शन को ऑपरेट किया हो, तो उस पर्टिकुलर मार्केट को कहा जाता है OTC मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज आर प्राइवेटली नेगोशिएट। दो पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो आपके प्राइवेटली नेगोशिएट किए जाएंगे। The contract can be tailor-made to the two parties liking। दो पार्टी जो आपस में है, जैसे आपको अगर कोई कपड़े सिलवाने हैं तो आप टेलर के पास जाते हो, तो टेलर को आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो कि आप किस तरीके का शर्ट या पैंट आप सिलवाना चाहते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या है? टेलर मेड है, दो पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट पे है। यहाँ पे दो पार्टीज अपनी अपनी लाइकिंग बताएंगे और उन लाइकिंग के बिहाफ पे एक आपका फाइनल एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट पे तैयार किया जाएगा। ओवर द काउंटर मार्केट आर अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड एंड हैव वेरी फ्यू लॉस। ओवर द काउंटर दो लोगों के म्यूचुअल कंसेंट पे है, सबके लिए कॉमन मार्केट तो है नहीं, तो ऐसे फेज में ये आपके लिए अनकंट्रोल्ड मार्केट होती है, इसको सब कंट्रोल नहीं कर सकते। अनरेगुलेटेड मार्केट है, इसको मार्केट रेगुलेट नहीं करती। रीजन, दो लोगों के आपस के म्यूचुअल कंसेंट पे डिसाइड हुआ है, तो यहाँ पे सबके लिए बाय लॉस इक्वल नहीं है, तो ऐसे बेस पे आपके लिए यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी भी अवेलेबल नहीं होगी। एंड हैव वेरी फ्यू लॉस, और जो लॉ हैं यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो भी बहुत लिमिटेड होंगे। रीजन, दोनों पार्टीज अपने सेल्फ कंसिडरेशन पे कोई लॉ तैयार करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लॉस आपके इन्वॉल्व होंगे। इट्स मोर लाइक अ फ्री फॉल।
तो इसको आप कह सकते हो इट्स अ फ्री फॉल, यानी यहाँ पे जो आपके मूवमेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं दो पार्टी के बीच में, वो फ्री बेसिस में है। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवर द काउंटर मार्केट है क्या। ये बेसिकली आपके एक ऐसी ट्रेडिंग मार्केट है जहाँ पे दो पार्टी म्यूचुअल कंसेंट पे किसी ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करते हैं, यानी बाइंग सेलिंग ऑपरेट की जाती है, और जहाँ पे आपके बाय लॉज बहुत कम होते हैं, फ्री फॉल पोजीशन होती है, अनरेगुलेटेड मार्केट होती है और अनकंट्रोल्ड होती है मार्केट। तो आई थिंक ओटीसी मार्केट भी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक लीगल कंसिडरेशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज लीगली किसी चीज़ को आपस में डिसाइड करते हैं, यानी म्यूचुअल कंसेंट पे जब आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये आपके लीगल फॉर्मेट पे कंबाइंड भी हो सकते हैं और दो लोगों के म्यूचुअल कंसेंट पे भी हो सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका कहता है कि किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की बाइंग सेलिंग के लिए जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में फ्यूचर की प्राइस का एग्रीमेंट किया जाए प्री डिफाइंड, तो वहाँ पे आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट आपका इनफाइनाइट डेज के लिए हो सकता है, यानी 2 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 20, 30, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्राइस फिक्सेशन होगा यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे वो मैक्सिमम अप टू 2 डेज का होगा। 2 डेज का मतलब जैसे आज आपने कोई प्राइस फिक्स किया तो टुडे इज 9th और 10th, 2 दिन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो वो ट्रांजेक्शन आपका आज के ही रेट पे किया जाएगा। जैसे ही 11th आ जाएगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो चलेगा, लेकिन प्राइस फिक्सेशन जो आपका प्री डिफाइंड था वो आपका खत्म हो जाएगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस फिक्सेशन है वो मैक्सिमम अप टू 2 डेज के लिए ही पॉसिबल है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो मोर देन 2 डेज, यानी 2 दिन के बाद की पोजीशन आपकी जब प्राइस फिक्सेशन की होती है तो वो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फॉरवर्ड मार्केट में होता है जो अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड मार्केट है, यानी दो पार्टी जहां पे भी चाहे एग्रीमेंट करके अपना ट्रांजेक्शन कर सकती है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक रेगुलेटेड रजिस्टर्ड मार्केट है और वहां पे उसकी एक फिजिकल प्लेस है, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रांजेक्शन ऑपरेट करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम। अ फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी कमिट्स टू बाय। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां पे एक पार्टी कमिट कर रही है कि वो खरीदना चाहती है, एंड द अदर पार्टी कमिट्स टू सेल, और दूसरी पार्टी कमिट कर रही है कि वो बेचना चाहती है। अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एन एग्रीड अपॉन एसेट। एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है किसी एग्रीड एसेट की जो पहले से एसेट डिसाइडेड है, फॉर अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर, और जो डेट होगी वो इन फ्यूचर की होगी। इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीड अपॉन बाय द इंडिविजुअल पार्टीज। ये एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। रीजन यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट होगा यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिपेंडेंट किस पे है? इंडिविजुअल पार्टीज की पार्टी जैसा चाहेगी उस तरीके का एग्रीमेंट यहाँ पे फॉर्म कर सकती है। प्राइस फिक्सेशन मैंने बताया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम जो आपके प्राइस फिक्सेशन होते हैं वो अप टू 2 डेज के लिए ही पॉसिबल होते हैं। 2 दिन से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बट प्राइस फिक्सेशन 2 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो हैंस इट इज़ ट्रेडेड ओटीसी। तो इसे हम एक तरीके से ओटीसी मार्केट भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉर्मली ओटीसी मार्केट के अंदर ही एग्जिस्ट होता है। तो आई थिंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आगे आते हैं फ्यूचर स्वैप। फ्यूचर स्वैप और यू कैन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड फॉर्म है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपके स्टैंडर्ड मार्केट है, यानी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं जो कॉमनली सबके लिए एक जैसे हैं, और जो प्राइस फिक्सेशन है वो यहाँ पे मोर देन 2 डेज के लिए होता है, यानी 2 दिन तक का प्राइस फिक्सेशन नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और 2 दिन से ज़्यादा का प्राइस फिक्सेशन आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है। अ फ्यूचर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इट इज ट्रेडेड ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। ये आपका एक्सचेंज कहाँ पे किया जाएगा?
हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के बेसिस पे ही इसकी ट्रेडिंग होगी, यानी एक रजिस्टर्ड रेगुलेटेड मार्केट होगी और एक्सचेंज हमेशा उसी एक्सचेंज मार्केट के बेस पे ही किया जाएगा। इट हैज़ फॉलोइंग स्टैंडर्डाइजेशंस लाइक प्रीडिफाइंड डिलीवरी डेट्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे आपके जो स्टैंडर्डाइजेशन में अवेलेबल होंगे कि डिलीवरी डेट प्रीडिफाइंड होंगी, प्रोसीजर प्रीडिफाइंड होंगे, यानी सारी पार्टीज़ को पहले से ये पता होगा क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना है, किस डेट पे गुड्स की डिलीवरी होनी है, और प्राइस कोड, प्राइस भी पहले से फिक्स की जाएगी। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कॉमनली सबके लिए एप्लीकेबल है, और प्राइस फिक्सेशन आपका मैक्सिमम आपका हो सकता है मोर देन 2 डेज के कंसिडरेशन में। तो आई थिंक फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नाउ थर्ड वन, ऑप्शन स्वैप। ये आपका ऑप्शन स्वैप मॉडिफिकेशन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये दोनों आपके डिपेंडेंट होते हैं ऑब्लिगेशन पे। ऑब्लिगेशन का मतलब अगर आप एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा और फिजिकल डिलीवरी आपके पास गुड्स की अवेलेबल कराई जाएगी। बट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बेसिकली इंक्लूडेड अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑप्शन एक तरीके से राइट इन्वॉल्व करता है कि आपके पास राइट अवेलेबल है खरीदने और बेचने का, ऑब्लिगेशन नहीं है कि फिजिकल डिलीवरी होनी चाहिए। जैसे आज की डेट पे अगर आपको इक्विटी शेयर खरीदना है तो ओपन ट्रेडेड मार्केट है, आप जब चाहो किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सिर्फ डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। क्या इक्विटी शेयर की डॉक्यूमेंटेशन की फिजिकल डिलीवरी होती है? नहीं होती। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपका फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किया जाएगा तो वहाँ पे इसकी फिजिकल डिलीवरी की जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में राइट है खरीदने और बेचने का। आपको खरीदते समय बायर को नहीं ढूंढना, बेचते समय सेलर को खरीदते समय आपको सेलर को नहीं ढूंढना है और बेचते समय आपको बायर को नहीं ढूंढना है, जबकि फॉरवर्ड और फ्यूचर में आपको सर्च करना पड़ेगा, रीज़न आपको फिजिकल डिलीवरी ऑपरेट करनी है। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर द ऑप्शन टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यहाँ पे आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहाँ पे हम होल्डर को ऑप्शन देते हैं खरीदने और बेचने का। ऑप्शन का मतलब राइट देते हैं कि कोई एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी वो खरीद या बेच सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो भी स्पेसिफाइड डेट डिसाइड की गई है उस डेट को या उससे पहले। फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या था? जो डेट डिसाइड हुई है उसी दिन फिजिकल डिलीवरी के फॉर्म में आपके ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ राइट है कि जिस दिन आप चाहो, चाहे ऑन डेट या बिफोर डेट, आप मार्केट में अपने गुड्स को सेल आउट भी कर सकते हो और मार्केट से परचेज भी कर सकते हो विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी। तो आज की डेट पे अगर हम बात करें तो पूरी डेरिवेटिव्स मार्केट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हमारा ऑप्शन स्वैप पे। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड ऑप्शन मीन्स द होल्डर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या है? होल्डर को राइट देता है खरीदने या बेचने का, न कि ऑब्लिगेशन कि उसे अंडरलाइंग एसेट मैंडेटरी लेवल पे फिजिकल फॉर्म में खरीदना या बेचना ही पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए अपने डीमैट अकाउंट के बेस पे किसी कंपनी का 1000 इक्विटी शेयर खरीदा है, तो आपका क्या हुआ? यहाँ पे एग्रीमेंट में आप आ गए कि आपने खरीदा है तो आप बेचोगे, लेकिन कब बेचोगे, किसको बेचोगे, किस रेट से बेचोगे, ये आपके लिए यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे आपको राइट दिया गया कि आप खरीद भी सकते हो जब चाहो और बेच भी सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ऑब्लिगेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसी स्पेसिफिक पार्टी से खरीदना पड़ेगा या किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को सेल आउट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ये आपके बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपका कहता है जहां पे हम बायर को राइट देते हैं खरीदने का। कॉल का मतलब लाना, तो कॉल ऑप्शन मतलब बायर को राइट दिया जा रहा है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट। और पुट ऑप्शन का मतलब सेल करना। तो यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे सेल करने का राइट दिया जा रहा है कि आप जब चाहो बेच सकते हो, ना कि ऑब्लिगेशन के बेस पे। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट
but not the obligation to buy a given quantity of the underlying asset at a given price on or before a particular date by paying a premium। तो कॉल ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बायर को राइट दिया जाता है कि वो खरीद सके बिना ऑब्लिगेशन के, यानी बिना फिजिकल ओनरशिप के, किसी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी को अंडरलाइंग एसेट की जो भी प्राइस को दी जा रही है उस डेट पे या उसके पहले, और इसके बिहाफ पे वो प्रोवाइड क्या करेगा, प्रीमियम। क्योंकि कोई भी सेलर हमेशा हाई प्राइस पे बेचना चाहेगा, तो अगर आपने 100 रुपये पे कोई शेयर ख़रीदा है तो आप ज़्यादा पे ही बेचना चाहोगे। तो अगर मैं आपसे कॉल करता हूँ तो आपने उसकी बिडिंग मान लीजिए 110 लगाई है, तो मैंने 110 पे कॉल किया और आपने 110 पे पुट किया है, तो ऐसे बेस पे मैंने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, 10 रुपीज़ प्रीमियम। पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइन। यहाँ बायर को कैसे राइट मिल रहा है बेचने का, जिसने खरीदा है वही तो अब सेलर बनेगा। तो बायर को ही राइट मिल रहा है कि जो उसने परचेज किया था राइट के बिहाफ पे, बिना ऑब्लिगेशन के अब वो मार्केट में उसको सेल आउट भी कर सकता है किसी भी गिवन प्राइस पे जो मार्केट में प्राइस फ्लोट कर रही है, ऑन डेट या बिफोर डेट एट प्रीमियम, क्योंकि वो भी बेचना चाहेगा। अब आपसे मैंने खरीदा 110 पे, तो मैं भी तो चाहूँगा मुझे प्रीमियम मिले, तो मेरे पास अब राइट आ गई एज अ बायर कि मैं बेच सकता हूँ किस वैल्यू पे, हमेशा चाहूँगा 110 पे, तो मुझे मार्केट से अब क्या मिलेगा, प्रीमियम। तो ये आपका टाइप्स ऑफ कैटेगरी था ऑप्शन का, कॉल और पुट ऑप्शन। तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सभी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द लास्ट टॉपिक इन योर सिलेबस which I have to taught to you, that is depository receipts। डिपॉजिटरी रिसिप्ट की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू करता है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ODB, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जहाँ पे एट लास्ट ODB ही डिसाइड करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट इशूअर कंपनी को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया चाहती है कि वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट परचेज करे, तो यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन इशू करेगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, और वहाँ से वो डिसाइड करेगी कि क्या इंटरेस्ट रेट इंडियन कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं कि डिपॉजिट करने की रिसिप्ट हमारे पास अवेलेबल है कि हमने कहीं ना कहीं डिपॉजिट किया है और वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बॉडी ने डिसाइड कर दिया है। चलिए देखते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंटरनेशनल डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको नॉर्मली इशू कौन करता है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी, दैट इज ODB। ODB का फुल फॉर्म है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। एंड दे रिप्रेजेंट एन इंटरेस्ट इन द अंडरलाइंग शेयर्स, और वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज, इंटरेस्ट को, कि जो भी अंडरलाइंग एसेट आप मार्केट में इशू करना चाहते हो, जैसे इंडियन कंपनी अगर मार्केट में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करना चाहती है तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल होगा, इसको डिसाइड कौन करेगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, कि आपका इंस्ट्रूमेंट मार्केट के लिए कितना यूजफुल है और उसके अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए आगे देखते हैं। द शेयर्स आर यूजुअली हेल्ड बाय द डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटरीज। जो शेयर्स होंगे वो यूजुअली आपके कहाँ हेल्ड करेंगे, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। यानी आप मान लीजिए अपनी कंट्री में इशू करना चाहते हो तो वो आपके डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जैसे मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आकर के अपना शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसे खरीदना क्या होगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये कौन प्रोवाइड करेगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और वही ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक डिसाइड करेगा कि जो शेयर आप मार्केट में इशू कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको इंडियन पब्लिक को कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। इंडिया की कंपनी है, वो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में इशू करना चाहती है तो उसे मार्केट में इशू करना होगा, यानी उसे जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी आगे बात करेंगे क्या होता है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बिहाफ पे इंडिया को परमिशन मिल गई किस चीज़ की, कि ऑस्ट्रेलिया में वो अपने शेयर्स को इशू कर सकता है।
और वहाँ पे जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो इंटरेस्ट डिसाइड कर देंगे कि शेयर्स के अगेंस्ट में कितना डिविडेंड इंडियन कंपनी को पे आउट करना होगा ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स को जब वो उसकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए आगे देखते हैं। The shares are usually held by a domestic custodian on behalf of the depository in turn issue the depository receipt। डोमेस्टिक कस्टोडियन या डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही हमें डिपॉजिटरी के अगेंस्ट में शेयर्स को इशू करने का राइट है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास होना क्या चाहिए, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको इशू कौन करेगा, ओडीबी, दैट इज ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, विच एंटाइटल द होल्डर ऑफ द रिसिप्ट टू गेट द अंडरलाइंग शेयर्स ऑन डिमांड। जहाँ पे होल्डर जो है वो उसके पास एक रिसिप्ट अवेलेबल है कि वो अंडरलाइंग जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड कभी भी कर सकता है, यानी उन शेयर्स के अगेंस्ट में पब्लिक से पैसा मांग सकता है। DRR ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपके जो ट्रेड होते हैं वो मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, लाइक यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, लंदन एक्सेट्रा। डिफरेंट आपकी कंट्रीज हैं जहां पे आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए जाते हैं और ट्रेड किए जाते हैं डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। DR listed and traded in US market are known as American deposit। ADR जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आपके लिस्टेड और ट्रेड होते हैं यूएस मार्केट में, उन्हें हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिट। यानी अगर आपको अमेरिका में अपनी कंपनी के शेयर इशू करने हैं तो आपको मार्केट से क्या परचेज करना होगा, ODV से, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका को छोड़ करके और किसी फॉरेन कंट्री में आपको जाना है, एंड दोज लिस्टेड एंड ट्रेडेड एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब यूएस को छोड़ करके और किसी फॉरेन कंट्री में अगर आपको अपने शेयर्स को इशू करना है तो वहां पे आपको क्या होल्ड करना पड़ेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फॉरेन किसी कंट्री को इंडिया में आना है तो उसे क्या होल्ड करना पड़ेगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इन इंडिया कंटेक्स्ट DR आर ट्रीटेड एज FDI। तो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आती है वो किस फॉर्म में आती है, FDI के फॉर्म में। तो वो हमारे लिए क्या है, उनको क्या परचेज करना पड़ेगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आई थिंक यहाँ तक डिपॉजिटरी रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के टाइप्स देखते हैं। पहला है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, दूसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और तीसरा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। चलिए पहले हम बात करेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज ADR। ADR इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड नेगोशिएबल सेल्स सर्टिफिकेट। जैसा आप लोगों को अभी मैं बता चुका कि ADR आपका बेसिकली इशू कब होगा, जब कोई कंपनी नॉन यूएस बेस्ड जो कंपनी है वो यूएस में जा करके अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है। तो यूएस की कंट्री कौन सी है, डॉलर, तो हमेशा ये आपका डॉलर डिनोमिनेटेड नेगोशिएबल सर्टिफिकेट कहलाएगा। इट रिप्रेजेंट्स अ नॉन यूएस कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड इक्विटी। नॉन यूएस कंपनी क्यों, क्योंकि यूएस में जा करके जो नॉन यूएस कंपनी, जैसे इंडियन कंपनी यूएस में जा करके अपने शेयर्स इशू करना चाहती हैं, तो इंडियन कंपनी क्या हुई, नॉन यूएस कंपनी हो गई। तो ये आपका नॉन यूएस कंपनी आपकी ये कहलाएगी जो पब्लिकली ट्रेड करना चाहती है अपने इक्विटी शेयर्स को। तो उसे खरीदना क्या होगा, ADR। कहाँ से, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से। एक तरीके से परमिशन लेनी है, जहाँ पे उसका जो रिटर्न है वो ODB डिसाइड कर देता है कि आपको उस मार्केट में इतना रिटर्न पे करना पड़ेगा। इट वॉज डिराइव्ड इन द लेट 1920s to help Americans invest in overseas securities। ये आपका डिराइव कब हुआ, लेट 1920 में, जहाँ पे अमेरिकन्स को टू हेल्प अमेरिकन्स इन्वेस्ट इन ओवर, जहाँ पे अमेरिकन्स को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो ओवरसीज कंट्रीज की सिक्योरिटीज़ में भी पैसा लगा सके। यानी अमेरिका की कंपनी को छोड़ करके अदर दूसरी कंट्री की कंपनीज में भी वो पैसा लगा सकते हैं। And to assist non-US companies wishing to have their stock traded in the America। और जहाँ पे एक तरीके से उनको असिस्ट करने का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो नॉन यूएस कंपनीज हैं वो यूएस में आकर के यानी अमेरिकन मार्केट में अपने स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ADR वन इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्विंग बाइंग शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड द डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग एट डिफरेंट प्राइसेस एंड करेंसी वैल्यू। ADR को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था कि एट लास्ट जो आपके रिजल्ट हैं, जो मार्केट में आपको प्रॉब्लम जनरेट होती हैं खरीदने में फॉरेन कंट्रीज़ के इंस्ट्रूमेंट को, वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल हो। जो डिफ़िकल्टीज आपको जनरेट हो रही हैं, डिफरेंट प्राइसेस, करेंसी वैल्यू, इनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। तो ADR का बेसिक पर्पस क्या है कि जो नॉन यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, अगर वो यूएस में अपने
कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एडीआर इशू कराना होगा, और ये इशू कौन करेगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जिसके बिहाफ पे ओडीबी ये डिसाइड कर देगा कि कितना इंटरेस्ट या कितना रिटर्न उन कंपनीज को पे करना होगा जो अमेरिका में कहीं ना कहीं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेल आउट करने जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। ये अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्ट अमेरिका जितनी भी अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं, हर जगह पे आपको अगर ट्रेडिंग करनी है यानी अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करने हैं तो आपको क्या खरीदना होगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, दैट इज GDR। अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर इन अ फॉरेन कंपनी। मोर देन वन कंट्री का मतलब अमेरिका के अलावा अदर किसी कंट्री में भी आपको जो है ट्रेड करना है, तब आपके पास कौन सा बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए? GDR का। बैंक सर्टिफिकेट क्यों है? क्योंकि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ही इसको भी इशू करेगा। द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक। जो शेयर्स हैं वो आपके कहाँ पे हेल्ड करेंगे? किसी फॉरेन ब्रांच में। किसकी परमिशन से? इंटरनेशनल बैंक जो आपका यानी ODB जो बैंक है उसकी परमिशन से। द शेयर्स ट्रेडेड डोमेस्टिक शेयर्स, शेयर्स जो आपके ट्रेड होंगे सेम एज डोमेस्टिक शेयर की तरह होंगे, बट आर ऑफर्ड फॉर सेल ग्लोबली थ्रू द वेरियस बैंक ब्रांचेस। जबकि ये आपके डोमेस्टिक शेयर्स ऑल ओवर ग्लोबल यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके होंगे, जितनी भी आपकी जो बैंक की ब्रांचेस हैं, बैंक मतलब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक की ब्रांचेस हैं, उनकी हेल्प से आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे। A financial instrument used by private markets to raise capital denominated in either US dollars or euros। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका बेसिकली प्राइवेट मार्केट के बेस पे होगा, जहाँ पे आपके मान लीजिए आप US में और यूरो, US डॉलर और यूरो दोनों आप करेंसी में करना चाहते हो तो आपके पास होना क्या चाहिए? GDR। सिर्फ US डॉलर के लिए ADR चाहिए, लेकिन US से जैसे ही आप अलग होगे यानी US के साथ साथ आप दूसरी कंट्री में भी अपने आप को मूव करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा GDR। The voting rights of the shares are exercised by the depository as per the understanding between the issuing company and the GDR holders। वोटिंग राइट जो आपकी होगी वो किस बेसिस पे होगी? जिस तरीके से डिपॉजिटरी अवेलेबल है जो एज पर द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इशूइंग कंपनी एंड द GDR होल्डर। जो GDR होल्डर है और जो इशूइंग कंपनी है उनके बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग यानी जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी वोटिंग राइट्स अवेलेबल। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड एंड लास्ट डिपॉजिटरी रिसिट दैट इज IDR, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द कंपनीज इशू ऑफ IDR रूल्स 2004, ये आपका 2004 में आपका ये इसका रूल बना। IDR is an instrument in the form of a depository receipt created by the Indian depository in India against the underlying equity shares of the issuing company। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करना चाहती है यानी इंडियन पब्लिक को इशू करना चाहती है तो उसके पास अवेलेबल क्या होना चाहिए? IDR यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। In an IDR, the foreign companies would issue shares to an Indian depository, say NSDL, National Security Depository Limited, which would in turn issue depository receipt to investors in India। IDR मिलने के बाद अब फॉरेन कंपनी क्या करेगी? जो इंडियन डिपॉजिटरी यानी इंडियन डिपॉजिटरी जो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये फॉरेन कंपनीज इनको इशू कर देंगी अपने इंस्ट्रूमेंट को और ये फिर आपके इशू करेंगे इन्वेस्टर्स को इंडिया में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मीडिएटर इन्वॉल्व हो गया NSDL, जो इंडिया में काम किस तरीके से कर रहा है? डिपॉजिटरी बैंक की तरह, कि आपने एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया में इशू करने के पहले इंडिया के NSDL को दे दिया, NSDL अब मार्केट में पब्लिक को वो इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे। The actual shares underlying the IDR would be held by an overseas custodian, which start authorize the Indian depository to issue the IDR। जो एक्चुअल शेयर्स हैं जो IDR के अंदर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पहले किसके पास आएंगे? ओवरसीज कस्टोडियन के पास, यानी अगर इंडिया में आ रहा है तो NSDL के पास। फॉरेन कंपनी किसको सेल आउट करेगी? NSDL को। NSDL किसको सप्लाई करेंगे? अब NSDL इंडियन डिपॉजिटरी है वो ऑथराइज हो गया कि वो अब इंडिया में उस इंस्ट्रूमेंट को सेल आउट कर सकता है, तो वो आपका इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट
इंडिया में इशू कर दिया जाएगा और इंडिया से उसके अगेंस्ट में जो फंड है वो जनरेट होने लगेगा और जो भी रिटर्न इंडियन मार्केट के लिए डिपॉजिटरी बैंक ने डिसाइड किया है वो फॉरेन कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के 3 कैटेगरी थे। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आप एक तरीके से कह सकते हो, एक तरीके से परमिशन है किसी भी फॉरेन कंट्री में एंटर करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेल आउट करने की। अमेरिका में करना है तो एडीआर होना चाहिए, अमेरिका के अलावा अदर किसी फॉरेन कंट्री में करना है या अमेरिका के साथ अदर किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो जीडीआर होना चाहिए, और इंडिया में अगर किसी फॉरेन कंपनी को आना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, आईडीआर होना चाहिए। तो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे जो रिटर्न है वो प्री डिफाइंड डिसाइड होंगे और उस रिटर्न के डिसाइड होने के कंसिडरेशन में वो कंपनीज विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी बैंक मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकती हैं, पब्लिक से फंड रेज कर सकती हैं, और जब भी आपको रिटर्न पे करने की ज़रूरत है आप वहाँ पे रिटर्न पे आउट करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स का। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फिनांस का कोर्स मेरी तरफ से ख़त्म है। अब आपके पार्ट पे काम ये है कि जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस भेजे हैं इंक्लूडिंग दिस वीडियो, इन सब को आप विथ नोट्स एक एक चीज़ आप समझोगे और अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करोगे। कहीं भी कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।